अरमान की गाड़ी बैंक के सामने रुकती है और गुस्से से भरा हुआ अरमान अंदर जाने लगता है। अगले ही पल वो बैंक के अंदर था और गुस्से से कल्पना को घूर रहा था, जबकि कल्पना का ध्यान अपने काम पर था। तभी अरमान की आवाज़ उसके कान से टकराती है। मिसेस बरदान ओबराय। वो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोलता है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाए, और ऐसा ही होता है। उसकी आवाज़ से सबका ध्यान कल्पना पर आ जाता है, उसके साथ काम करने वाले स्टाफ का, और जो लोग वहाँ अपने काम से आए थे वो भी। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो कल्पना को ही जानने वाले थे। अरमान की आवाज़ सुनकर कल्पना झट से उसकी तरफ देखती है और उसे वहाँ देखकर वो हैरान रह जाती है। अरमान के चेहरे के भाव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों आज पहली बार उसे अरमान से घबराहट हो रही थी। अगले ही पल अरमान टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है और ठीक उसके सामने जाकर मैंने पूछा, कैसी हैं आप मिसेस बरदान ओबराय? इससे पहले कि कल्पना कुछ बोलती, तभी कल्पना के साथ काम करने वाली एक लड़की, जो कि अरमान को जानती थी, ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? अभी ये किसी की मिसेस बनी कहाँ है? शादी कहाँ हुई है इसकी? हाँ बेटा, अभी कहाँ शादी हुई है इसकी? एक औरत आगे आते हुए बोलती है, जो कि कल्पना की जानने वाली थी। यह सुनकर अरमान ऐसे दिखाता है जैसे यह सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई है, और वो हैरानी से कल्पना की तरफ देखते हुए, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कल्पना? अरे यार, तुमने शादी कर ली, वो भी शहर के सबसे अमीर आदमी से, और किसी को बताया भी नहीं। सिर्फ पार्टी देने के डर से तुमने किसी को नहीं बताया। अरे यार, अब कौन सा तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी है? यह सुनकर पूरा स्टाफ एक साथ, क्या सच में? सब कल्पना से सवाल करते हैं। कल्पना, तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, और ऐसे कैसे तुमने शादी कर ली? कल्पना इन्हीं सबसे बचना चाहती थी। उसे तो यह था कि वो कभी किसी को नहीं बताएगी कि उसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि उसने सोचा था कि वरदान के साथ उसे रहना ही नहीं है, तो जो रिश्ता रखना नहीं, उसके बारे में सबको बताकर क्या फ़ायदा। लेकिन अरमान की वजह से अब सबको पता चल गया था, और वो जो उसके मोहल्ले की आंटी वहाँ खड़ी थी, वो तो एक नंबर की चुगलखोर थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ कल्पना? तेरे माँ बाप ने तेरी शादी कर दी और मोहल्ले वालों को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? अरे ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई? कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबके सवालों का सामना करे, क्या करे। सबके सवाल सुनकर अरमान भी एकदम से, बताओ कल्पना सबको, कि तुमने ऐसे एकदम से शादी क्यों कर ली, वो भी किसी को बिना बताए? अरे मुझे तक नहीं बताया तुमने, अपने खास दोस्त को भी नहीं बताया तुमने। कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी से पहले ही तुम, ये कहता हुआ वो चुप हो जाता है और बाकी सब लोग उसकी बात सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। कल्पना को इस वक्त इतनी इंसल्ट फील हो रही थी कि ये तो बस वही जानती थी। एक मान सम्मान ही तो प्यारा था उसे सबसे ज़्यादा अपना, और आज अरमान की वजह से वही दांव पर लगा हुआ था। वहीं अरमान उसकी हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था। ये तो कुछ भी नहीं कल्पना डार्लिंग, अभी तो तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। अरमान को यह एहसास नहीं था कि वो अपने गुस्से में, अपने बदले की आग में कितना गलत कर रहा है कल्पना के साथ। कल्पना एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसे दूसरी तरफ ले जाते हुए, अरमान ये सब क्या है? क्यों तमाशा बना रहे हो सबके बीच? अरमान उसका हाथ झटकते हुए, मैं तमाशा बना रहा हूँ या तुमने तमाशा बनाया मेरे प्यार का? क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने मुझे धोखा दिया? वो बेहद गुस्से से लेकिन धीरे से बोलता है। कल्पना भी धीरे से लेकिन गुस्से से, बकवास मत करो अरमान, मैंने कभी तुमसे कोई वादा नहीं किया, कभी तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दी। हमेशा मैंने तुम्हें एक दोस्त की नज़र से देखा है। कभी नहीं कहा मैंने तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तुम कैसे मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हो? अरमान भी एकदम से, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि तुम वरदान से भी प्यार नहीं करती। तो फिर तुमने उससे शादी क्यों की? उसकी दौलत के लिए? सिर्फ उसके पैसों के लिए? अरे पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, मैं क्या नहीं करता तुम्हारे लिए, लेकिन चीट किया तुमने मुझे। कल्पना उसे समझाते हुए, होश में आओ अरमान, मैंने कोई तुम्हें चीट नहीं किया है, मैंने कभी तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दी। अब तुम अपनी तरफ से कुछ भी सोच कर बैठ सकते हो, तो उसमें मेरी क्या गलती है?
और अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक सबको है। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? और अब ये तमाशा बंद करो अपना और यहाँ से चले जाओ। अरमान टेढ़ा मुस्कुराते हुए, तमाशा तो बंद नहीं होगा मेरी जान, बिल्कुल बंद नहीं होगा, बल्कि तमाशा तो अब शुरू होगा, वो कहता हुआ बॉस का हाथ पकड़कर सबके बीच लाते हुए। सुनिए सुनिए भाई, सब सुनिए। कल्पना ने शादी कर ली है, लेकिन इसने इसलिए सबको नहीं बताया क्योंकि ये हम सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी। इतने अमीर आदमी से शादी की है इसने, इसलिए कम से कम एक शानदार पार्टी तो बनती है ना। और वैसे भी इसने मुझे बताया है कि इसके हस्बैंड मिस्टर वरदान ओबराय बहुत जल्दी एक शानदार पार्टी देने वाले हैं और उसमें पूरा शहर इनवाइटेड है। यह सब सुनते ही सब लोग हूटिंग करने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं, जबकि कल्पना हैरानी से उसकी तरफ देखती है कि ये क्या बोल रहा है, क्योंकि उसने जो भी बोला सब झूठ था। वरदान और पार्टी, अच्छे से जानता था अरमान कि वरदान को पार्टी से सख्त चिढ़ है। यह सब तो उसे पसंद ही नहीं था, न शोर न शराबा, न पार्टी न कोई दोस्त। अकेला रहता आया था हमेशा, तो वही आदत पड़ गई थी उसकी। लोगों की भीड़ से तो कोसों दूर भागता था वो। कितनी बार उसने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की थी उसने, कितनी बार तो बोर्ड मेंबर ने उसके लिए पार्टी रखी थी, लेकिन वरदान उसमें नहीं गया। और ऐसे में अरमान का सबके सामने ये कहना कि वरदान पार्टी दे रहा है, मतलब कल्पना के लिए मुसीबत खड़ी करना। अब वरदान शहर में तो क्या, इस देश में भी नहीं है, और कल्पना को तो ये भी नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। यहाँ तक कि उसके पास तो वरदान का फ़ोन नंबर भी नहीं था। और वैसे भी अगर वो कैसे भी करके वरदान से बात कर भी लेती है, तो क्या वो उसकी बात मानेगा? अरे क्यों मानेगा, और वो भी कहाँ उसका कोई फेवर लेना चाहती थी। वो वहीं खड़ी ये सब सोच रही थी, और बल्कि स्टाफ मेंबर पार्टी पार्टी चिल्ला रहे थे। वहीं अरमान कल्पना के पास आता है और धीरे से, सोचो सोचो मिसेस ओबराय, अच्छे से सोचो कि अब तुम दुनिया के सवालों का सामना कैसे करोगी, क्योंकि तुम्हारा वो सो कोल्ड पति तो पार्टी देने से रहा। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं उसे। पार्टी देना तो दूर, उसे तो पार्टी में जाना भी पसंद नहीं है। अब सोचती रहो कि कैसे मैनेज करोगी सब। इतना कहकर वो अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाते हुए वहाँ से चला जाता है और छोड़ जाता है कल्पना को उलझन में। इतने में सब लोग उसके पास आकर उसको बधाई देने लगते हैं और उसे छेड़ते हुए, तो कब मिलवा रही हो हमारे जीजा जी से, कब पार्टी दे रहे हैं हमारे जीजू? सबका एक ही सवाल। कल्पना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस फीका मुस्कुरा देती है। अभी वो इसी उलझन में थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन उठाकर कान पर लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो उसे पता चलता है, उसे सुनकर उसका फ़ोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। तभी उसकी सहेली उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या हुआ कल्पना, सब ठीक है ना? उसकी बात सुनकर कल्पना झट से होश में आती है और अपने होठों पर नकली मुस्कान सजाते हुए, नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही फ़ोन हाथ से गिर गया। वो मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो प्लीज़ तू थोड़ी देर संभाल लियो। इतना कहकर वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और तेज़ी से वहाँ से चली जाती है। दरअसल फ़ोन उसके घर से आया था और उसकी माँ का था। उसने उसे बताया कि स्कूल से कुछ लोग घर पर आए थे और तेरे पापा को बहुत उल्टा-सीधा बोल कर गए थे, और ये भी कहा है कि कल अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर स्कूल आ जाना, वरना बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिए जाओगे। यह सब सुनकर कल्पना को बहुत बड़ा झटका लगा था, और झटका लगना लाज़मी था, क्योंकि इसलिए तो उसने वरदान से शादी की थी। यही तो वरदान ने शर्त रखी थी उसके सामने कि अगर वो उससे शादी करती है, तो वो उसके पापा की भी जान बचाएगा और उनके मान सम्मान पर कोई आँच नहीं आने देगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वरदान ने उसके पापा की जान बेशक बचाई, लेकिन उनके मान सम्मान का क्या? जो वादा उसने किया था उसका क्या? और अब वो कहाँ है, कहाँ नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता। ऐसे में क्या करेगी कल्पना? कैसे सब कुछ सँभालेगी? यही सब सोच-सोच कर उसका सर फटा जा रहा था, और वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर जा रही थी। अंदर ही अंदर उसे वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस्टर वरदान ओबराय। मुझे लगा था कि तुम अपने वादे के तो ज़रूर पक्के निकलोगे, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ भी झूठे निकले, दगाबाज निकले। अपना मतलब निकल गया, मुझसे शादी कर ली
और बस भाग गए। कितनी नफ़रत करूं मैं तुमसे और किस किस चीज़ के लिए नफ़रत करूं। बेहद गुस्से से वो मन ही मन ये सब बोल रही थी। ठीक उसी वक्त ऑटो वाला ऑटो रोकता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका घर आ गया है। लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले उसके मोहल्ले की वो आंटी वापस पहुंच गई थी और पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि रातों रात कल्पना की शादी हो चुकी है। इस वक्त भी उसके घर के बाहर ही 4-5 औरतें खड़ी थीं और इसी विषय पर चर्चा कर रही थीं। तभी उनकी नज़र कल्पना पर पड़ती है और वो कल्पना की चुटकी लेते हुए, शादी के बाद ससुराल जाते हैं कल्पना, घर नहीं आते। और ये क्या, शादी तो तूने बड़े अमीर आदमी से की है और धक्के तू रिक्शा में खा रही है। ये कहकर वो सब हंसने लगती हैं। ये क्या अकेली आई है? दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? एक के बाद एक न जाने कितने ऐसे सवाल थे जो उन्होंने कल्पना पर दाग दिए थे और इस वक्त कल्पना के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। और वैसे भी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके पापा थे। वो किसी की बात का जवाब नहीं देती और सीधा घर के अंदर चली जाती है। वो औरतें आपस में खुसुर-फुसुर करते हुए, हो ना हो ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। कल्पना का चेहरा कितना उतरा हुआ था और किसी भी एंगल से शादीशुदा तो लग ही नहीं रही थी। ना मांग में सिंदूर, ना कपड़े ढंग के, ना कुछ। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई शादी-वादी हुई है। अरे इतना अमीर आदमी इनके साथ रिश्ता जोड़ेगा क्या? मुझे तो इस सब में इनकी कोई चाल लगती है। जितने लोग उतनी बातें और इन बातों का कोई अंत नहीं। ऐसे लोगों को तो बस एक टॉपिक मिलना चाहिए, उसको खींच-खींच कर वो इतना लंबा कर देते हैं कि बस। खैर ये 4 लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे और कल्पना इन सब की बातों को अनसुना करते हुए अपने घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे मंजू रोती हुई दिखाई देती हैं। वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर सारी बात पूछती है। मंजू रोते हुए, बेटा उस वरदान ने तो कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा और यही शर्त रखी थी उसने। हमने उसकी सभी शर्तें मान ली, तुम्हारी शादी भी उससे करवाई, लेकिन बदले में उसने क्या किया? कहाँ है वो? बुलाओ उसे यहाँ पर। वो रोते हुए पर गुस्से से बोल रही थी। कल्पना मंजू को संभाल रही थी, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? अगर वो खुद टूट जाएगी तो अपने माँ बाप को कैसे संभालेगी? वो जल्दी से उसे साफ करते हुए, तुम फिक्र मत करो माँ। पापा पापा कैसे हैं ये बताओ। वो कमरे में हैं, बड़ी मुश्किल से उनको दवाई देकर सुलाया है। ये कहकर कि ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है और वरदान आता ही होगा, आप चिंता ना करें। अब जल्दी से उनको फ़ोन कर और यहाँ बुला। ये सुनकर कल्पना अपनी नज़र झुकाते हुए, मेरे पास उनका नंबर नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो तो कहीं विदेश गया है। मंजू हैरानी से, क्या बेटा कहीं ऐसा तो नहीं उसने तुझसे शादी की और फिर वो तुझे छोड़कर भाग गया? कल्पना उसे संभालते हुए, नहीं माँ ऐसा कुछ नहीं है और आप पापा का ख्याल रखो, मैं अभी आ रही हूँ। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। मंजू को अपने पति की भी बहुत चिंता हो रही थी और अपनी बेटी की भी। और होगी क्यों नहीं, पहले तो ऐसे उसकी शादी हुई और शादी के बाद उसके पति का आता पता नहीं। कल्पना सीधी पहुंचती है ओबराय मेंशन, यानी कि वरदान के घर। कहाँ तो सुबह वो गुस्से में ये कहकर निकली थी कि आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखेगी, लेकिन वक्त और हालात ने एक बार फिर उसे मजबूर कर दिया वरदान के घर में कदम रखने के लिए। गुस्सा तो पहले ही बहुत आ रहा था। वो घर के अंदर आती है तो सामने सब नौकरों को देखकर, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? लगभग वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकालते हुए बोलती है। अब वरदान ने उन सबको पहले ही कह रखा था कि कल्पना की किसी भी बात को टालना नहीं है। वो जो मांगे उसे देना है, जो करना चाहे उसे करने देना है। कुल मिलाकर उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो लड़की जिसे खास वरदान ने कल्पना के लिए रखा था, वो आगे आते हुए, सॉरी मैम, बट हमें नहीं पता कि सर कहाँ हैं। हाँ हम बस इतना जानते हैं कि वो, कल्पना बीच में अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए, नंबर है ना तुम्हारे पास तुम्हारे सर का? नंबर दो मुझे। अगले ही पल वो वरदान का नंबर लेती है और उसे फ़ोन करते हुए ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। नौकर उसे जाते हुए देखते हैं और फिर राहत की सांस लेते हुए, इनका गुस्सा तो सर से भी ज़्यादा खतरनाक है। कल्पना लगातार वरदान को फ़ोन कर रही थी, लेकिन हर बार वरदान का नंबर बंद आ रहा था। ओह गॉड! कहाँ चले गए हो मिस्टर ओबराय? झूठ बोलने की भी हद होती है, लेकिन तुमने तो सारी हदें पार कर दी हैं। मैं बता रही हूँ,
अगर तुम्हारी वजह से मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से से ये सब बड़बड़ा रही थी और लगातार वरदान को फ़ोन कर रही थी, लेकिन हर बार निराशा ही उसके हाथ लगी थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन वरदान से एक बार भी कल्पना की बात नहीं होती। अपने पापा के बारे में सोचकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, जो कि मंजू का था। वो झट से फ़ोन उठाकर कान पर लगाते हुए, क्या हुआ माँ? पापा तो ठीक है ना? कल्पना घबराते हुए बोलती है। तेरे पापा उठ गए हैं और वरदान के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ पता चला बेटा उनका? वो कल्पना से सवाल करती हैं। अब कल्पना उसे क्या जवाब देती? कैसे कहती कि पता चलना तो दूर की बात, उसकी तो अभी तक वरदान से बात भी नहीं हुई है। कल्पना उससे झूठ बोलते हुए, हाँ माँ, मेरी बात हो गई है, वो आ जाएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो यही बोल देती है, अच्छा बेटा, तू वरदान को अपने साथ ही लेकर आना। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देती है। अब कल्पना के पास ओबराय मेंशन में रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एक बार फिर वो वरदान को फ़ोन करती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता उसको। नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती। क्या करूं? वरदान के ऑफिस जाऊं? शायद वहां से कुछ पता चल जाए। यह कहती हुई वो जल्दी से उठती है और नीचे आती है। तभी वरदान का मैनेजर विकास अंदर आता है। गुड इवनिंग मैम, मैं वरदान सर का मैनेजर विशाल हूँ। उसे देखते ही कल्पना को थोड़ी राहत मिलती है कि शायद इसे वरदान ने भेजा हो। कल्पना उससे सीधा सवाल करते हुए, तुम्हारे सर कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी बात करनी है। मैनेजर उसे शांत करते हुए, डोंट वरी मैम, सर अभी थोड़ा बिजी है। थोड़ी देर पहले ही उनसे बात हुई है। इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। उन्होंने बोला है कि इमीडिएटली आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। वो कुछ पेपर कल्पना के सामने करते हुए बोलता है। कल्पना एक झटके से वो पेपर्स लेती है और उनको फाड़ते हुए, व्हाट द हेल, मैं सुबह से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, उसका फ़ोन बंद आ रहा है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी अभी उनसे बात हुई है। मैनेजर उसे समझाते हुए, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। कल्पना बीच में ही, तुम भी झूठे हो और तुम्हारे सर भी झूठे हैं। इतना कहकर वो वापस ऊपर अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अपने घर वो जा नहीं सकती थी। अगर जाती तो मंजू उसे 10 सवाल करती। वरदान कहाँ है? तेरे साथ क्यों नहीं आया? तेरी बात हुई या नहीं हुई? और कल्पना ज़्यादा देर तक मंजू से झूठ नहीं बोल सकती थी। कल्पना के लिए तो एक एक पल काटना भारी पड़ रहा था। उसे अगले दिन की टेंशन हो रही थी। कल अगर वरदान नहीं आया और पूरे स्कूल के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसके पापा की बेइज्जती हो गई तो वो क्या करेगी? कैसे संभालेगी अपने पापा को? यही सोच सोच कर उसकी जान जा रही थी। उधर वरदान का कुछ अता पता नहीं था। धीरे धीरे शाम को रात होती है और रात से अगली सुबह, लेकिन वरदान का कुछ पता नहीं चलता। पूरी रात कल्पना ने ऐसे ही निकाल दी, सोई नहीं वो एक पल के लिए भी। रो रो कर आंखें भी सूज गई थीं उसकी, लेकिन वरदान के लिए उसकी नफरत और भी बढ़ गई थी। सुबह होते के साथ ही मंजू का फ़ोन आ गया उसको। कल्पना डरते डरते फ़ोन उठाती है। सामने से मंजू, हाँ बेटा, वरदान आ गया ना? बड़ी मुश्किल से तेरे पापा को संभले हैं। हम बस स्कूल के लिए निकल रहे हैं। तू भी वरदान को लेकर जल्दी से आ जा। उन्होंने कहा था कि सुबह 9 बजे तक पहुंच जाना। मंजू बस बोलती जा रही थी और कल्पना की बात सुने बिना ही वो फ़ोन कट कर देती है। कल्पना अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। ये तुमने ठीक नहीं किया वरदान, बिल्कुल ठीक नहीं किया। कम से कम अपने वादे पर तो खरे उतरते। आई हेट यू मिस्टर वरदान ओबराय, आई हेट यू। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। देखते ही देखते 9 बज जाते हैं, पर कल्पना वैसे ही बैठी थी। रोना आ रहा था उसे खुद पर कि वो चाह कर भी अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाई। वो कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाती है मंजू को सच बताने के लिए। इससे पहले कि वो उसे फ़ोन करती, तभी एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुलता है और वरदान अंदर आता है। उसे देखते ही कल्पना पूरी गुस्से से भर जाती है। वो एकदम से वरदान के पास जाती है और उसे
बिना कुछ सोचे समझे एक चांटा रख देती है उसके गाल पर। वरदान को इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कल्पना ने इतनी जोर से मारा था कि वरदान का चेहरा दूसरी तरफ हो गया था और उसके हाथ की मुट्ठी भी कस गई थी। इससे पहले कि वरदान कुछ बोलता, कल्पना एकदम से उस पर बरसते हुए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें मिस्टर वरदान ओबराय, शर्म आनी चाहिए। मेरे पापा की ऐसी हालत करके उन्हें झूठे केस में फंसाकर तुम मजे से घूमते फिर रहे हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मान सम्मान से, किसी की ज़िंदगी से, किसी की ज़िंदगी भर की मेहनत से, ज़िंदगी भर कमाई हुई इज्जत से, जो तुम्हारी वजह से दांव पर लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या कहा था तुमने कि मुझसे शादी कर लो और तुम मेरे पापा पर आंच तक नहीं आने दोगे। मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, पर बदले में तुमने क्या किया? सब कुछ छोड़कर भाग गए। तुम्हें एहसास भी है कि मेरे पापा के ऊपर क्या बीत रही है या मुझ पर क्या बीत रही है? नहीं, तुम्हें कोई एहसास नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि तुम पत्थर हो। दिल नहीं है तुम्हारे अंदर, तो एहसास कहाँ से होंगे? मुझे लगा था कि कम से कम तुम अपने वादे के तो पक्के निकलोगे, लेकिन नहीं मिस्टर वरदान ओबराय, इस बार भी मैं गलत साबित हुई हूँ। तुम पत्थर दिल नहीं, तुम झूठे भी हो, मक्कार भी हो, विश्वास के लायक नहीं हो तुम। कल्पना को एहसास नहीं था कि वह गुस्से में क्या क्या बोल रही है, और वहीं वरदान सिर्फ उसकी बात सुन रहा था। एक शब्द तक नहीं बोला था अभी तक उसने अपने मुंह से। कल्पना को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था कि मारे गुस्से से उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ वरदान, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी मैं तुम्हें भी नहीं। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जो कि मंजू का था। कल्पना मंजू का नंबर देखती है, वो झट से फ़ोन उठा लेती है और एकदम से, माँ थोड़ी सी देर हो गई है, बस हम लोग आ। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी सामने से मंजू ने बोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंजू बोल रही थी वैसे वैसे कल्पना की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। वहीं वरदान उसको ऐसे ही बात करता हुआ छोड़कर सीधा स्टडी रूम में चला जाता है। मंजू कल्पना से, लगता है तुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं बताती हूँ बेटा, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वरदान ने आकर सब कुछ संभाल लिया। मैं खामखा ही उसे गलत समझ रही थी, लेकिन उसने जो बोला था वो उसने पूरा किया। बताया उसने मुझे कि जब वो जल्दी जल्दी वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। देखा मैंने, उसके चेहरे पर भी चोटों के निशान थे और उसके हाथ से भी खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो पहले यहाँ पर आया और घर आते ही उसने सारा कुछ संभाल लिया। हम लोगों को तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बल्कि प्रिंसिपल और स्कूल का पूरा स्टाफ हमारे घर पर आया था और वो हाथ जोड़कर तेरे पापा से माफ़ी मांग कर गए हैं। वो लोग अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल सही नहीं हुआ है। प्रधान ने गलत तो किया है हमारे साथ, लेकिन इंसानियत के नाते एक बार उसका हालचाल पूछ लेना। पता नहीं आज मैंने उसे क्या क्या कह दिया, लेकिन उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा मुझे पलट कर। और बेटा एक बात और कहूँ, जैसे भी हुई है तेरी शादी हो चुकी है, और यह बात यहाँ पूरे मोहल्ले में, यहाँ तक कि हमारी पूरी बिरादरी में भी ये बात फैल गई है कि तेरी शादी वरदान ओबराय से हुई है। तो बेटा अब इस घर का मान सम्मान, इस घर की इज्जत सब कुछ तेरे हाथ में है। सुबह तू अकेली आई तब भी तरह तरह की बातें बनी, फिर वरदान अकेला आया तब तरह तरह की बातें बनी। हो सके तो बेटा एक बार एक ब्याता की तरह वरदान के साथ घर पर आ जा, ताकि लोगों के मुंह बंद हो सकें। चल अब रखती हूँ, तेरे पापा बुला रहे हैं। और एक बार मैं फिर तुझे कहूँगी कि और किसी रिश्ते के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते उसका हाल पूछ लेना, देख लेना उसे कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी। इतना कहकर मंजू तो फ़ोन रख देती हैं, लेकिन कल्पना कल्पना धम से वहीं बैठ जाती है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि उसने अपने गुस्से में क्या क्या कर दिया और क्या क्या कह दिया वरदान से। ओहो, ये मैंने क्या कर दिया? अपना सारा गुस्सा साड़ी भड़ास एकदम से उस पर निकाल दी, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी। ये कहते कहते वो चुप हो जाती है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे वरदान के सामने जाए। लेकिन जाना तो था ही। अब जब उसे ये पता चल गया कि वरदान का एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद तो जाना बनता ही था। देखना तो था ही कि कहीं उसे ज़्यादा तो नहीं लगी।
लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा याद आ जाता है जो उसके तेवर बदल देता है। कहाँ तो अभी उसे अफसोस हो रहा था कि उसने वरदान के साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से उठती है और उसके कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान अब वापस अपने ऑफिस आ गया था। उसे लगा था कि वो कल्पना को परेशान करेगा, उसको तंग करेगा तो उसे बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन नहीं, सुकून का तो पता नहीं, लेकिन बेचैन ज़रूर था वो तब से, क्योंकि वो बन रहा था जो वो था नहीं, पर मानने को तैयार नहीं था। आखिर बदले की आग ऐसी ही होती है कि अच्छे-अच्छों की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देती है, और ऐसा ही कुछ अरमान के साथ हुआ था। कहीं वो अपनी जिद में, अपने गुस्से में, अपने बदले में कल्पना के साथ कुछ ऐसा ना कर दे जिसका बाद में उसे खुद को बहुत पछतावा हो। वैसे कोई और भी था जो बहुत पछता रहा था, और वो थी वैदेही। पछतावा हो रहा था उसे कि उसने वक्त रहते अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो शायद वरदान उसकी भावनाओं की कदर करने के इरादे से ही उसे अपना लेता। भले ही उसे प्यार नहीं करता, लेकिन एक पत्नी की तरह उसको पूरा मान सम्मान, आदर सत्कार जरूर देता, और हमेशा अपने रिश्ते में लॉयल रहता। लेकिन वैदेही पता नहीं किस इंतजार में बैठी रही, और आज उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वरदान के बिना तो उसने कभी आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अब वो चाह कर भी उसकी नहीं हो सकती थी। ये बात उसे बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी। अभी तो वो वहाँ रहकर अपना कोर्स पूरा कर रही थी, और उसकी मजबूरी थी वरदान के घर में रहना। सच कहें तो मजबूरी भी नहीं थी, वो एक हक के साथ वहाँ रहती थी। अधिकार समझती थी अपना वरदान पर, लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो सारे अधिकार, सारे हक, सब कुछ खत्म हो गए थे। सोच लिया था उसने कि जैसे ही उसका कोर्स खत्म होगा तो वो वरदान के घर में नहीं रहेगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वरदान की शादीशुदा जिंदगी में कोई मुसीबत आए। पहले भी वरदान महीने या 2 महीने में लंदन चला जाता था, सिर्फ और सिर्फ 1-2 दिन के लिए। लेकिन 1-2 दिन ही बहुत होते थे वैदेही के लिए, उसकी यादों में जीने के लिए। लेकिन अब तो वो सब कुछ खत्म हो गया था। उधर कल्पना स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। जैसे ही वो दरवाजे पर नॉक करने वाली होती है, तभी उसका ध्यान जाता है सामने बैठे वरदान पर, और उसके हाथ से बहते खून पर, जिस पर वो खुद ही पट्टी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उससे हो नहीं रही थी। कोई भाव नहीं थे उसके चेहरे पर इस वक्त, ना कोई सिकन। हमेशा की तरह एक पत्थर लग रहा था वो, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। कल्पना के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल वो उसके पास सोफे पर बैठती है, और बिना कुछ बोले उसके हाथ से पट्टी लेती है, और खुद उसके हाथ पर पट्टी करने लगती है। वरदान नजरें उठाकर उसकी तरफ देखता है। ये पहली बार था जब उसने इतनी गौर से उसे देखा था। कल्पना का सारा ध्यान उसके हाथ पर पट्टी करने में था। वो एक बार भी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखती। एक पल के लिए तो वरदान उसे देखता रहता है, पर फिर अपनी नजरें फेर लेता है। तभी वरदान की नजरें उसके हाथ पर जाती हैं, जहाँ उसकी माँ के कंगन नहीं थे। वो समझ जाता है कि कल्पना ने उनको उतार कर रख दिया। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। कल्पना बेहद आराम से उसके हाथ पर पट्टी कर देती है। फिर वो नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखती है, या हम कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर लगी चोटों को देखती है। वरदान के चेहरे पर भी काफ़ी खरोंचें आई थी। कल्पना मेडिकल बॉक्स में से एक दवाई निकालती है, और उसकी चोटों पर दवाई लगाते हुए, एक बात कहूँ मिस्टर ओबराय, उसकी आवाज़ सुनकर वरदान उसकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। कल्पना उसके जख्मों पर दवाई लगाते हुए, मेरी माँ को लगता है कि आज आपने हम सब पर बहुत एहसान किया है। उनके पति की जान बचाई है, उनके पति का मान सम्मान बचाया है। उन्हें अफसोस हो रहा है कि उन्होंने गुस्से में तुम्हें क्या क्या नहीं कह दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले मुझे भी अफसोस हो रहा था इस बात का कि मैंने भी पूरा सच जाने बिना तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। लेकिन अब मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इन हालातों में पहुंचाने वाले भी तुम ही हो। यह जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तुमने मेरे पापा को एक झूठे केस में फंसाया, सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए, और फिर तुमने मुझे ब्लैकमेल किया। अच्छे से जानते थे तुम कि किसी ईमानदार आदमी की ईमानदारी पर सवाल उठाया जाए
तो उसका बीमार होना लाजमी है, और वही मेरे पापा के साथ हुआ। बेचारे ये सदमा झेल नहीं पाए और उनकी तबीयत, ये कहते हुए उसका गला रुंध जाता है। अच्छा फ़ायदा उठाया तुमने इस चीज़ का। तुमने तो किया ये सब इसीलिए था ताकि तुम अपनी मनमानी कर सको। अगर तुम्हें लगता है कि आज तुमने जो किया है मेरे पापा का मान सम्मान बचाया है, उनका वो हक दिलाया है जिसके वो हकदार थे, और ऐसा करके तुम मेरी नज़रों में अच्छे बन जाओगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तुम मेरी नज़रों में कभी अच्छे बन ही नहीं सकते। तुम बुरे हो और बुरे ही रहोगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मेरा दिल तुम कभी नहीं जीत सकते। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। बेहद गुस्से से बोल रही थी कल्पना, और गुस्से की वजह से उसकी आंखों से आंसू भी बह जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी थी नहीं जैसी वो बन रही थी। इसके बाद वो गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। वरदान उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और ना ही उसकी तरफ देखता है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था उसे इन सब से कि कौन उसके बारे में क्या राय रखता है, कौन उसके बारे में क्या कह रहा है। इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुका था वो। फर्क तो उसे तब पड़ता जब उसके अंदर कोई एहसास होता, कोई फीलिंग्स होती। लेकिन था तो वो पत्थर, और पत्थर को कब कोई एहसास होता है। लेकिन सच तो यह था कि वरदान ने कल्पना की मजबूरी का फ़ायदा तो ज़रूर उठाया था, पर उसके पापा को इन हालातों में पहुंचाने वाला वो नहीं था। उसने उनको झूठे केस में नहीं फंसाया था। वो कब से कल्पना और उसके परिवार पर नज़र रखे बैठा था। उसे इस बात की भनक लगी, बस एक मौका चाहिए था उसे, वो मिल गया। एक तरफ उसने इस बात का पता लगाया कि किसने कल्पना के पापा को फंसाया है, और दूसरी तरफ उसने कल्पना से शादी कर ली। लेकिन अब सबको यही लग रहा था कि यह सब वरदान का ही किया धरा है, और यही वजह थी कल्पना की नफरत की। पता नहीं कभी यह सच उसके सामने आएगा भी या नहीं, क्योंकि वरदान तो अपने मुंह से कुछ बोलने वाला है नहीं। खैर, कल्पना वापस कमरे में आ जाती है, पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसका दम घुटने लगा था उस कमरे में। वो बाहर बालकनी में चली जाती है और वहाँ रखे झूले पर बैठ जाती है। कल्पना तो वहाँ से उठकर बाहर बालकनी में आ गई थी, लेकिन वरदान अभी भी वहीं बैठा अपने हाथ पर की हुई उस पट्टी को देख रहा था जो कल्पना करके गई थी। आज पहली बार किसी ने उसकी इस तरह केयर की थी। भले ही गुस्से से ही सही, लेकिन केयर तो की थी ना। वो उस पट्टी को देख रहा था और साथ के साथ उसके कान में कल्पना के शब्द घूम रहे थे। अपने हाथ को देखते देखते उसके होठों पर फीकी मुस्कान तैर जाती है। अगले ही पल में वो अपनी आंखें बंद करके अपना सर पीछे सोफे से टिका लेता है, जैसे अब कुछ भी ना सोचना चाहता हो। उधर कल्पना भी अपना सर पीछे झूले से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे अपने पापा का ख्याल आता है और उसका दिल करता है कि वो अपने घर चली जाए। वो तुरंत वहाँ से उठती है और अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी मंजू के शब्द उसे याद आ जाते हैं कि अब सबको पता चल गया है कि तेरी शादी हुई है, और एक बार वरदान के साथ एक ब्याहता की तरह घर पर आ जा, ताकि लोगों के मुंह बंद हो सकें। बस यही नहीं चाहती थी कल्पना। वरदान से कोई फेवर नहीं लेना चाहती थी वो। अरे वो तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, और ऐसे में एक शादीशुदा कपल की तरह दुनिया के सामने दिखावा करना उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। वो वापस वहीं बैठ जाती है। अपने घर जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं सकती थी। वो अपना सर पकड़ते हुए, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है मिस्टर वरदान, बहुत बुरी तरह से। तुम्हारे साथ मैं एक पल नहीं रहना चाहती, पूरी जिंदगी तो दूर की बात है। फिर वो मन ही मन में कोई फैसला करते हुए, नहीं माँ, इस बार नहीं। मैंने हर बार आपकी बात मानी है, आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। लेकिन जो आप अब चाहती हैं कि मैं इस इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊं, अपनी इस ज़बरदस्ती की शादी को दिल से अपनाऊं, तो वो मुझसे नहीं होगा। मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। भले ही मैं अपने घर नहीं जा सकती मिस्टर वरदान, लेकिन यहाँ रहकर तुम्हारे साथ तुम्हारी नाक में दम तो कर सकती हूँ ना। इतना परेशान करूँगी तुम्हें, हर वो चीज़ करूँगी जिससे तुम्हें परेशानी हो। उसके बाद तो तुम खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दोगे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी। वो गुस्से से यह सब सोच रही थी। वो पूरी रात सोई नहीं थी, और ना ही उसने सुबह से कुछ खाया था, ना ही वो अभी तक नहाई थी। पर अब उसे इस बात की तसल्ली थी कि अब उसके पापा सेफ हैं, वो भी हर तरीके से। अब उसे हल्का हल्का भूख का एहसास होने लगा था। वो उठती है और अपने खुले बालों को बांधते हुए कमरे में आती है और अपने कपड़े लेकर नहाने के लिए चली जाती है।
कुछ देर में वो नहाकर बाहर आती है। उसने ब्लैक कलर की स्लीवलेस सूट पहना हुआ था जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। उसके गीले उलझे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए वो आईने के सामने जाती है और फिर हेयर ड्रायर से बालों को सुखाने लगती है। ठीक उसी वक्त स्टडी रूम से वरदान बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी नज़रें जाती हैं कल्पना पर और कल्पना की नज़रें उस पर। इस सादगी में भी कितनी खूबसूरत लग रही थी कल्पना। वरदान एक नज़र उसे देखता है और फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाता है। कल्पना भी उस पर कोई ध्यान नहीं देती। एटीट्यूड देखो इसका, गलती नहीं मान सकता ये इंसान, वो बड़बड़ करती है। कुछ देर में उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक सर्वेंट खड़ा था जो उसे नाश्ते के लिए बुलाने आया था। अब कल्पना को भी भूख लगी थी। वो चुपचाप नीचे चली जाती है। वैसे भी जो उसके दिमाग में चल रहा था उसके लिए ऐसे भूखे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, कमरे में बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। उसे जो करना है खुलेआम वरदान के सामने करना है, तो उसके आसपास तो रहना ही पड़ेगा। यह सोचते हुए वो नीचे जाती है जहाँ वरदान पहले से ही नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ था। वो नज़रें उठाकर कल्पना की तरफ देखता है। उसके खुले बाल लहराकर कमर तक आ रहे थे और मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं था। किसी भी एंगल से शादीशुदा लड़की नहीं लग रही थी। मांग में सिंदूर तक नहीं लगाया था उसने, और वो ये सब क्यों कर रही है ये वरदान बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो उसे कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं। कुछ ही देर में सर्वेंट दोनों के सामने नाश्ता परोस देते हैं। वरदान के सीधे हाथ में चोट लगी थी जिस कारण उसे खाया नहीं जा रहा था। वो उल्टे हाथ से खाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसे नहीं हो रहा था। कल्पना उसे ही देख रही थी। पहले तो वो उसे इग्नोर कर देती है लेकिन फिर दिल नहीं मानता। अगले ही पल वो नाश्ते की प्लेट अपने हाथ में उठाती है और फिर अपने हाथ से उसे खिलाने लगती है। यह देखकर वरदान हैरानी से उसकी तरफ देखता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कल्पना ऐसा कुछ कर सकती है। कल्पना उसकी हैरान हुई आंखों का मतलब समझ गई थी। तुम सोच रहे होगे कि वैसे तो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ और फिर भी तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। वो क्या है मिस्टर वरदान, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार ही ऐसे दिए हैं, मेरी परवरिश ही ऐसी की है कि तुम किसी को भी तकलीफ में देखो तो उसकी हेल्प करो। तुम्हारी तरह नहीं जो हर किसी को सिर्फ तकलीफ और दर्द देना जानता है। वो उसे खिलाते हुए बोल रही थी। उसकी बात सुनकर वरदान फीका मुस्कुराते हुए, काश मेरे भी माता पिता होते तो आज मेरी भी परवरिश अच्छी होती, यह कहता हुआ वो उठता है और नाश्ता छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कल्पना बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसे एहसास होता है कि अनजाने में उसने क्या बोल दिया। उसे बुरा लगता है वरदान के लिए, क्यों उसने ऐसा कहा। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और अब वो नाश्ता भी बीच में छोड़कर चला गया। इस बात का तो उसे और भी बुरा लग रहा था। वरदान वहाँ से सीधा ऊपर अपने कमरे में चला गया था और फिर सीधा स्टडी रूम में। कल्पना की बातें उसके दिल और दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह चोट कर रही थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार ही ऐसे दिए हैं, मेरी परवरिश ही ऐसी की है, किसी को भी तकलीफ में देखो तो उसकी मदद करो। तुम्हारी तरह नहीं जो बस हर किसी को तकलीफ देना जानता है। एक बार फिर वरदान को अपनी माँ की याद आ गई थी। इतना प्यार करती थी वो उससे, लेकिन कुसुम और वरदान का साथ ज़्यादा देर तक का नहीं रह सका। कुसुम जाते जाते अपने साथ वरदान का बचपन, उसकी मासूमियत, उसकी सोचने समझने की शक्ति, सब कुछ ले गई थी। अपनी माँ को याद करके एक बार फिर उसकी आंखें भर आती हैं और वो अपनी आंखें बंद कर अपना सिर पीछे सोफे से टिका लेता है। उसे याद आता है कि जब वो किसी बात पर नाराज होकर वैसे ही खाना छोड़कर बीच में उठ जाता था और उठकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाता था, तो कैसे कुसुम उसके पीछे पीछे खाना लेकर उसे मनाने आती थी और प्यार से और अपने हाथ से खिलाती थी। लेकिन ये सब तो उसके साथ ही चला गया। उसके जाने के बाद ना तो वरदान किसी के इतना करीब गया और ना उसने किसी को अपने करीब आने दिया। जिस वक्त उसे विनोद के साथ की उसके प्यार की ज़रूरत थी, उस वक्त उससे दूर होता रहा। कुछ कुसुम के जाने से चिड़चिड़ा हो गया था वो, और बाकी जब वरदान रचना से बदतमीजी कर देता था तो उसका सारा गुस्सा निकल जाता था नन्हे से वरदान पर। इस बात का वरदान के कोमल दिल तक बहुत गहरा असर होता था। उसे लगने लगा था कि रंजना के आने से पहले उसकी माँ उससे दूर हो गई और अब पापा भी हो गए। बस जिंदगी और हालात ऐसे उलझे
कि ना तो वरदान सच से रूबरू हो पाया और ना विनोद और रजना उसे संभाल पाए। वो दोनों से दूर होता चला गया और दोनों उसे रोक ही नहीं पाए। बस तब से ऐसा अकेला हुआ वरदान जो आज तक अकेला है। कोई नहीं है उसके पास उसकी परवाह करने वाला, उसकी केयर करने वाला, उसे मनाने वाला। वो वहीं बैठा बीते पलों को याद कर रहा था और याद कर रहा था कुसुम को कि शायद आज भी उसकी माँ आ जाएगी, उसे मनाएगी और उसे खाना खिलाएगी। यह सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। ठीक उसी वक्त कल्पना वहां आती है और उसकी नम आंखों को देखकर हैरान रह जाती है। एक पल के लिए तो उसके कदम वहीं रुककर ठिठक जाते हैं। वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था वरदान का यूं भूखा ही उठ जाना, और फिर उसे अपनी कही बात पर अफसोस हो रहा था। वो वहीं खड़ी उसे देख रही थी। तभी वरदान को उसके वहां आने का एहसास होता है। वो झट से आंखें खोलकर उस तरफ देखता है। सामने नाश्ता लिए कल्पना खड़ी थी। यह भी उसके लिए बहुत हैरानी की बात थी। वो कुछ बोलता तभी कल्पना अंदर आती है और उसके पास सोफे पर बैठते हुए, देखो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, फिर भी तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। अब तुम नाश्ता कर लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भूखा रहे। बेरुखी से बोल रही थी कल्पना, लेकिन इस बेरुखी में भी वरदान को अपनापन महसूस हो रहा था। आज पहली बार कोई कुसुम के अलावा कोई उसके इस तरह करीब आया था। कोई उसके लिए खाना लाया था, कोई उसे मनाने आया था। कुछ हो रहा था वरदान को जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा है और तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की भी कोई ज़रूरत। वो अभी बोल ही रहा था कि कल्पना बीच में ही उसकी बात काटते हुए, मैं तुम्हारी फ़िक्र नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र है और कभी हो भी नहीं सकती। वो तो मेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरी वजह से कोई भूखा रहे, और तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करती। तो किसी गलत फहमी में मत रहना, गुस्से से बोल रही थी कल्पना। समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को तसल्ली दे रही है या वरदान को। वरदान वहां से उठता है और दूसरी तरफ जाकर एक सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा लेता है, पर कुछ बोलता नहीं है। 2 मिनट तक तो कल्पना उसके बोलने का, उसके खाने का वेट करती है, पर जब वरदान कुछ रिएक्ट नहीं करता तो वो वहां से उठकर चली जाती है और एक बार फिर बाहर बालकनी में रखे झूले पर बैठ जाती है। अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो उसका वरदान की परवरिश पर सवाल उठाना, फिर वरदान का वहां से जाना, मतलब उसे बुरा लगा था। कल्पना की बात का ये सब याद आते ही कल्पना खुद से ही, कितना अच्छा मौका था उसको हर्ट करने का, और मैंने उसे हर्ट कर भी दिया था। लेकिन फिर पता नहीं मैं क्यों उससे सॉरी बोलने चली गई। यही तो मैं चाहती हूँ, उसे हर्ट करूँ, उसे परेशान करूँ, तभी तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। क्यों मैंने उससे माफ़ी मांगी? क्या हो गया था मुझे? अरे जब उसने मुझे मेरे परिवार को हर्ट करने में पहले ज़रा नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? नहीं, मुझे खुद को बदलना होगा। दिल पर पत्थर रखकर वो बनना ही होगा जो मैं नहीं हूँ। चाहे मुझे कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना करना पड़े इस इंसान के साथ, वो मैं करूँगी। चाहे इसका कितना ही दिल दुखाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो सब करूँगी, लेकिन इसके साथ नहीं रहूँगी। वो वहीं बैठे-बैठे खुद से ही बोल रही थी। खैर इसी तरह यह दिन बीत जाता है। ना तो वरदान पूरा दिन अपने कमरे के बाहर आता है और ना ही कल्पना उस पर कोई ध्यान देती है, और बातचीत तो दोनों में ना के बराबर। वरदान को तो आदत थी शुरू से ऐसे अकेले रहने की, चुपचाप रहने की, लेकिन कल्पना को इन सब की आदत नहीं थी। वो तो हमेशा से ही हंसती खेलती रहती थी। कोई ना कोई तो चाहिए था उससे बात करने के लिए, इसलिए वहाँ के माहौल में उसका दम घुट रहा था। अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे मंजू की बात याद आ जाती थी कि वरदान के साथ आना, जो कि वो नहीं चाहती थी। रात को भी उसने बेमन से थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत ही वरदान ने खाया, और फिर दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इस बीच अभी कल्पना के दिमाग से वो बात तो निकल ही गई थी जो अरमान ने कही थी कि वरदान पूरे शहर को पार्टी देगा। इस बारे में तो वो बिल्कुल भी भूल गई थी। खैर किसी तरह यह रात गुजरी और दिन निकला। हमेशा की तरह वरदान जल्दी उठ गया और कल्पना भी जल्दी उठ गई। अब वो सारा दिन घर में तो बैठ नहीं सकती थी, बैंक जाना था उसको। आखिर वरदान ओबराय की वाइफ घर से बाहर काम करने जाएगी, वो भी मामूली से बैंक में, तभी तो उसकी बदनामी होगी।
यही सोचते सोचते वो रेडी हो रही थी, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में पार्टी वाली बात नहीं आई थी। ठीक उसी वक्त वरदान भी ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर स्टडी रूम से बाहर आता है। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो बहुत अच्छा लग रहा था। संयोग बस कल्पना ने भी काले रंग का ही सूट पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग पर और भी निखर कर आ रहा था। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई थी। कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स और गले में बस मंगलसूत्र। खुले बाल, कंधे पर पिनअप किया हुआ दुपट्टा। इस सादगी में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों की नज़रें टकराती हैं, लेकिन दोनों बिना कुछ बोले अपनी अपनी नज़रें फेर लेते हैं। वरदान उससे एक बार भी नहीं पूछता कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं। कल्पना को उम्मीद थी कि वो उससे सवाल जवाब करेगा। जब वरदान बिना कुछ बोले कमरे से बाहर जाने लगता है, तो पीछे से कल्पना, मैं बैंक जा रही हूँ, जहाँ मैं काम करती हूँ। कल्पना जानबूझकर बोलती है ताकि वरदान उसे वहाँ जाने से मना करे, उसे रोके, उस पर गुस्सा करे। फिर वो गुस्सा एक बड़े झगड़े का रूप ले और कुछ ऐसा हो कि वरदान उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कल्पना की बात सुनकर वरदान एक नज़र उसको देखता है। कल्पना भी उसे ही देख रही थी। आईने में से उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, जिससे वरदान को पता चलता है कि उसके सूट में लगी चैन खुली हुई है। उसके कदम कल्पना की तरफ बढ़ जाते हैं। यह देखकर कल्पना मन में, अब तो पक्का झगड़ा होगा, पक्का ये गुस्सा करेगा। वरदान अपने हाथ में पकड़ा ऑफिस बैग एक साइड रखता है। अगले ही पल वो कल्पना के बेहद करीब था, कुछ ज़्यादा ही करीब। ये मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है, वो मन ही मन बोलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वरदान एकदम से उसे पकड़कर दूसरी तरफ घुमाता है और सूट में लगी चैन बंद करते हुए, तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मेरी परमिशन की या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह कहता हुआ वो उसकी चैन लगाने लगता है और ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां कल्पना की पीठ को छू रही थी। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।